हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं, तो इस सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। सभी हम यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपका जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज का फायदा उठाइए। और जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और कुछ बच्चों के एक आध क्वेश्चन में डाउट्स थे, उन्हें भी आज क्लास में हम क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो क्लास को आपको अंत तक देखते चलना है। क्लास बेहद ही खास होने वाली है। क्लास में कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठेगा। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते ही चलेगा। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में लगातार पूछा गया है। जीआईसी 2017, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 और यूजीसी नेट 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है। नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सूर्यमुखी का तेल या जैतून का तेल। यूजीसी नेट एग्जाम 2014 और टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है। क्या नारियल का तेल होगा, सोयाबीन का तेल होगा, सूर्यमुखी का तेल होगा या जैतून का तेल होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। MUFA का सर्वोत्तम साधन है जैतून का तेल। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में MUFA, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का सर्वोत्तम साधन है जैतून का तेल, जो इस प्रकार है। तो वसीय यानी कि फैटी एसिड को दो भागों में विभाजित किया गया है, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल में मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल जिसे मूफा कहते हैं, पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल जिसे पूफा कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो MUFA ऐसे वसीय अम्लों में कार्बन की तुलना में 2 हाइड्रोजन अणु कम पाए जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे ओलिक अम्ल और पोल्मिटोलिक अम्ल आदि। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसे ध्यान से देखते चले, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है। ऑप्शन करौंदा, ऑप्शन 2 अमरूद, ऑप्शन 3 गाजर या इनमें से कोई नहीं। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो निम्नलिखित यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से गाजर में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा, कई एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019, पीजीटी 2013 और 5 और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे भी पूछे जाने की संभावना इस क्वेश्चन की बढ़ जाती है, तो इसलिए महत्वपूर्ण लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि कौन सा विटामिन बांझपन रोकने के वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। क्या विटामिन के या ए या ई या डी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विटामिन ई बांझपन रोकने की औषधि के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसका नाम, रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरल इसका रासायनिक नाम है, जो एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप इसे भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नींबू में निम्नलिखित विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी। जैसी प्रवक्ता 2013, 14 और 12 और 15 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि नींबू में निम्नलिखित विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है नींबू में, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नींबू में जो प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, छानकर, चूना मिलाकर या उबाल कर। पीजीटी 2006 और पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है, तो क्या होगी ये आपको बताना है। तो जल की जो स्थायी कठोरता यहाँ पर दूर करने की विधि है, वैसे तो जो घरेलू विधि है, तो वहाँ अगर आपसे घरेलू विधि पूछे तो ऑप्शन होगा हमारा चौथा, घरेलू विधि में आपको उबाल कर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही होगा, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है? बुखार, सिर दर्द, निर्जलीकरण या खांसी। पीएचडी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, तो जीवन रक्षक घोल दिया जाता है निर्जलीकरण की अवस्था में, तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में खाली स्थान पाया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन मैग्नीशियम एवं फॉस्फोरस, ऑप्शन 2 फॉस्फोरस एवं कैल्शियम, ऑप्शन 3 कैल्शियम एवं कॉपर या तांबा, ऑप्शन 4 तांबा एवं मैग्नीशियम। आपको बताना है कि यहाँ पर मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में तांबा एवं मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए और भी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में तांबा एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। मछली में प्रोटीन 15 से 20% होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मछली में जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 15 से 20%। वसा 2 से 20% होती है। अगर यहाँ पर वसा आपसे पूछे क्वेश्चन में तो 2 से 20% होती है। मछली विटामिन डी व ए का उत्कृष्ट साधन है। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन निम्नलिखित में से विटामिन डी का कौन सा उत्कृष्ट साधन है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। तो मछली विटामिन डी और ए का उत्कृष्ट साधन है और प्रोटीन 15 से 20% होती है और वसा 2 से 20% होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ पर बन रहे हैं, इन्हें भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है? स्फाइग्नोमेनोमीटर, थर्मोमीटर या गेनियोमीटर या लेक्समीटर। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है। यूपीएलटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, स्फाइग्नोमेनोमीटर उच्च यहाँ पर रक्तचाप मापने का यहाँ पर इसके काम आता है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कोशिका या मूत्रमार्ग। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, नेफ्रॉन। वृक्क की सूक्ष्मतम एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ये भी आप नोट करते चलेगा, कई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता? यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन जल्दीबाजी में नहीं देखना भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है और फिर बाद में जब मैं देखते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन तो हमसे आता था और ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तब अपना आंसर देना है। तो पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता? ऑप्शन पहला, सब्जियों के छिलकों को न निकालना, ऑप्शन 2 प्रेशर कुकर में पकाना, ऑप्शन 3 चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना,
ऑप्शन 4 छिलका निकालने से पहले धोना। DSSB TGT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सब्जियों के छिलकों को न निकालना, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता, तो ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। प्रेशर कुकर में पकाना, ये भी ऑप्शन सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। छिलका निकालने से पहले धोना, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा सोपान मदद नहीं करता, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, चावल और दाल को बार बार धोना सही तरीके से। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है, ये बार बार धोना नहीं होता, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करते हैं। ऑप्शन एंजाइम्स की सक्रियता घटती है या नमी को घटाकर माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटती है या उपयुक्त सभी। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। किस कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करते हैं। क्या एंजाइम्स की सक्रियता को घटती है, यहाँ पर क्या नमी को घटाकर, या माइक्रोवेव्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटती है, या उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी आंसर हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हो वे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर उन्हें वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा बस प्रयास यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करा सके, आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा एग्जाम में हो। हमारा बस मेन उद्देश्य ये है क्लास को लाने का। तो आप जितना भी हो सके इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, और जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी करें उन बच्चों को भी, जो आपके आसपास से तैयारी करें उन्हें भी आप क्लास को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, और क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं अपना 13वां क्वेश्चन। सिरके में पाया जाता है। ऑप्शन पहला साइट्रिक एसिड, ऑप्शन 2 एसिटिक एसिड, ऑप्शन 3 ब्यूट्रिक एसिड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है कि सिरके में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भोजन पकाने की खदकाना विधि में तापमान होता है, तो कितना तापमान होता है ये आपको बताना है। या 82 डिग्री से 99 डिग्री सेल्सियस, या 65 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस, या 80 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस, या 72 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस। UPTGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको बताना है कि महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आपको बताना है कि भोजन पकाने की खदकाना विधि में तापमान होता है, तो कितना तापमान होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भोजन पकाने की जो खदकाना, जिसे हम सिमरिंग विधि कहते हैं, उसमें तापमान होता है 82 डिग्री से 99 डिग्री सेल्सियस। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो भोजन पकाने की विधियाँ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बनने वाले, तो इसे आप नोट भी करते चलेगा और ध्यान से भी आपको देखना है। तो भोजन पकाने की विधियाँ, जल द्वारा पकाना, चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा और वायु द्वारा। तो यहाँ पर भोजन पकाने की 4 विधियाँ दी गई, जिसमें जल द्वारा, चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा और वायु द्वारा। अब यहाँ पर देख लेते हैं जल द्वारा पकाने की विधि। तो जल द्वारा पकाने की विधि भी 3 प्रकार की होती है, जिसमें आपका उबालना, खदकाना और धीमी आग पर पकाना। जिसमें आपका उबालना यहाँ पर 212 फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस, वहीं 180 खदकाना होगा, और जिसे 210 फ़ारेनहाइट, वहीं और यहाँ पर 95 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। धीमी आंच पर पकाना यहाँ पर 180 फ़ारेनहाइट और 90 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहले ही यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है। स्टार्च, पेक्टिन, शर्करा, गम अरेबिक। आपको बताना है कि फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है, तो क्या रखेगा ये आपको बताना है। GIC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अपना आंसर देते ही चलेगा कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की आवश्यकता रखता है, तो यह तत्व है पेक्टिन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16,
रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। बंधन क्षमता, प्रतिस्कंदता, अपघर्षण प्रतिरोधकता या दृढ़ता। आपको यहाँ पर बताना है कि रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, अपघर्षण प्रतिरोधकता। रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए नाइलॉन, ऑप्शन 2 कपास, ऑप्शन 3 ऊन, ऑप्शन 4 रेशम। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि वह तंतु कौन सा है जो ताप का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, कपास। कपास तंतु ताप का अच्छा सुचालक होता है। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की ओर, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। यहाँ पर आपको सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम दिया गया है, उन्हें आपको बताना है, उन्हें सही क्रम में लगाना है। पहला है हमारा यहाँ पर सिजिंग, दूसरा है हमारा प्रिंटिंग, तीसरा है हमारा ब्लीचिंग, चौथा है हमारा स्काउरिंग, पांचवा है हमारा क्योरिंग एवं हीट सेटिंग, और छठा है हमारा डिसाइडिंग। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इन्हें आपको अनुक्रम में लगाना है। सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, जिसे हम आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम। तो पहले आएगा हमारा स्टिचिंग, फिर आएगा हमारा डिसाइडिंग, और फिर आएगा हमारा स्काउरिंग, फिर आएगा हमारा ब्लीचिंग, फिर आएगा हमारा प्रिंटिंग, और हमारा फिर आएगा हमारा पांचवा क्योरिंग एवं हीट सेटिंग। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके क्रम में आपको देखना है कि कैसे इसका क्रम यहाँ पर सही होगा। सीजिंग, डिसाइडिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग, क्योरिंग एवं हीट सेटिंग। तो इस तरह से इसका क्रम ये सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक तंतु है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कपास, ऑप्शन 2 पॉलिएस्टर, ऑप्शन यहाँ पर 3 नाइलॉन, ऑप्शन 4 रेयन। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है कि प्राकृतिक तंतु कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, प्राकृतिक तंतु इनमें से कपास होगा। तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं। तंतु एक प्रकार का रेशा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तंतु क्या है। तो तंतु एक प्रकार का रेशा है। तंतु दो प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राकृतिक और संश्लेषित तंतु। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित तंतु। पहले हम प्राकृतिक तंतु देखेंगे। इस प्रकार के तंतु जंतुओं या पादपों से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक तंतु जंतु और पादपों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, रुई, जूट, रेशम तथा ऊन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गए प्राकृतिक तंतु। अब यहाँ पर संश्लेषित तंतु, ऐसे तंतु रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण से निर्मित किए जाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नाइलॉन, रेयन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आपको ध्यान से पढ़ना है प्राकृतिक तंतु कौन से होंगे और संश्लेषित तंतु कौन से होंगे, ये आपको ध्यान से देखते चलना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ऊन जलने के बाद देती है ग्रे भस्म, काले दाने या काली भस्म, या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि ऊन जलने के बाद कैसी भस्म देती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऊन जलने के बाद काली भस्म देती है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग, आपको बताना है कि कितना जीवन चक्र होता है। 71 से 82 दिनों का यहाँ पर दिन आपको करने हैं। थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिनों का करना है। आपको बताना है कि रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या 71 से 82 दिनों का, 24 से 30 दिनों का, 37 से 63 दिनों का, या 90 से 120 दिन का। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है, कितना जीवन चक्र होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, 37 से 63 दिनों का रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है। आइए अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र 37 से 63 दिनों का होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। रेशम कीट एक कीट वर्ग का प्राणी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है।
बोम्बिक्स मोरी। इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ये भी आप नोट करते चलेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अपने छोटे से जीवन काल में यह शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडों का अंडारोपण कर देता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रेशम का कीट किस पेड़ पर रहता है, तो शहतूत की पत्तियां खाता है और शहतूत के पेड़ पर रहता है और ये क्या 300 से 400 अंडों का अंडारोपण कर देता है। अपने अंडे से लगभग 10 दिनों में एक नन्हा मादा कीट लार्वा निकलता है। यहाँ पर 30 से 40 दिनों में सक्रिय वृद्धि के फलस्वरूप लार्वा गोल मटोल हो जाता है। तत्पश्चात 2 से 3 दिन तक अपना सिर इधर उधर हिलाकर अपने चारों ओर लार ग्रंथियों की सहायता से कोया या कोकून का निर्माण करता है। वायु के संपर्क में आकर यही कोकून सूखकर रेशमी धागा बन जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन जाते हैं, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। और उसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस पेड़ की पत्तियां खाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जीवन चक्र भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन एक ही यहाँ पर क्वेश्चन से बन रहे, तो आप इन्हें नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक मजबूत रेशा है नाइलॉन, रेयॉन, फ्लेक्स या एक्रेलिक। LT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है आपको यहाँ पर बताने की सबसे अधिक मजबूत रेशा होगा, तो कौन सा रेशा होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, नाइलॉन सबसे अधिक मजबूत रेशा है। और नाइलॉन को जादुई रेशा भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रेशे को जादुई रेशा कहा गया है, तो नाइलॉन को जादुई रेशा भी कहा गया है। जादुई रेशा, जादुई रेशा तथा तथा सुगम सुगम रेशे की संज्ञा दी गई है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। नाइलॉन सबसे अधिक मजबूत रेशा भी है और जादुई रेशा या सुगम रेशे की संज्ञा भी इसे दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है, हेम्प, रेयॉन, लिनन या सिल्क। आपको बताना है कि कौन सा मानव निर्मित तंतु होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीजीटी झारखंड 2017, पीजीटी 2013 और टीजीटी 11 और 10 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, रेयॉन क्या है, मानव निर्मित तंतु होगा। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है सामान्य परिसज्जा में, विशिष्ट परिसज्जा में, आधारित परिसज्जा में या उपरोक्त में से कोई नहीं। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है, तो किसमें शामिल किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से आधारीय परिसज्जा में। यहाँ पर आधारित नहीं होगा, ये आधारीय होगा। आधारीय परिसज्जा में कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिचर्या न की जाए वे कहलाते हैं डिसाइजिंग, सिजिंग, स्काउरिंग या ग्रे गुड्स। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया आपको बताने की वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिचर्या न की जाए वे कहलाते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि वे कपड़े क्या कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ग्रे गुड्स कहलाते हैं। वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर कोई भी या किसी प्रकार की भी सज्जा नहीं की जाती वे ग्रे गुड्स कहलाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, जब वस्त्र की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तब उसे कहते हैं स्टॉक रंगाई, पीस रंगाई, टॉप रंगाई या सूत रंगाई। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जब वस्त्र की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तब उसे कहते हैं स्टॉक रंगाई, तो ऑप्शन पहले ही हमारा यहाँ पर सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो रेशों की रंगाई रंगाई सूती, लिनन, ऊन, रेशम, जूट आदि के रेशों पर कच्ची अवस्था में रंगा जाता है। तो यहाँ पर आप ये भी नोट करते चलेंगे कि रेशों की रंगाई सूती, लिनन, ऊन, रेशम, जूट आदि रेशों को कच्ची अवस्था में रंगा जाता है।
रेसे मुख्यतः 3 प्रकार से रंगे जाते हैं। तो ये भी आप नोट करते चलेगा कि रेसे मुख्यतः कितने प्रकार से रंगे जाते हैं। तो 3 प्रकार से रंगे जाते हैं, जिसमें आपका टॉप रंगाई, डोप रंगाई और स्टोक रंगाई। तो यहाँ पर टॉप रंगाई में वस्टेड ऊनी रेसों को रंगा जाता है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वस्टेड यहाँ पर ऊनी रेसे किस तरह से यहाँ पर रंगे जाते हैं। तो टॉप रंगाई के द्वारा रंगे जाते हैं। वही डोप रंगाई कृत्रिम रेसों को रंगा जाता है। तो कृत्रिम रेसों को डोप रंगाई से रंगा जाता है। वही स्टोक रंगाई, यहाँ पर आप देखें तो स्टोक रंगाई से जब तंतु की रंगाई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है, ये सबसे सस्ती विधि है। तो यहाँ पर स्टोक रंगाई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टोक रंगाई से वस्त्र तंतु की रंगाई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है, और ये सबसे क्या है, इसकी सस्ती विधि भी है। तो यही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ ले एग्जामिनर, तो आपको क्वेश्चन को गलत नहीं करना और ध्यान से देखते चलना है। यहाँ पर रेशे की मुख्यतः 3 प्रकार से रंगा जाता है। ये भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है सिलोट, स्टाइल, फेड या कमोफ्लेज। आपको यहाँ पर बताना है कि वे फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है वह कहलाता है स्टाइल। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। कपड़ा काटने का उचित स्थान है गोद में रखकर, हाथ में रखकर, मेज या पटरे पर फैलाकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताने की कपड़ा काटने का उचित स्थान होगा। क्या स्थान होगा कपड़ा काटने का, ये आपको बताना है। क्या गोद में रखकर काटेंगे, क्या हाथ में लेकर काटेंगे, मेज या पटरे पर फैलाकर काटेंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, मेज या पटरे पर फैलाकर कपड़ा काटने का सही और उचित स्थान है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़कर रखता है। आपको बताना है कि सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़कर रखता है। दोलन हुक, धागा लेने वाला लीवर, दाब पाद या फीड डॉग। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़कर रखता है। क्या दोलन हुक होगा, धागा लेने वाला लीवर होगा, दाब पाद होगा, फीड डॉग होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से धागा लेने वाला लीवर सिलाई मशीन में बॉबिन को पकड़कर रखता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही, थोड़ा भी आपको फ़ायदा हमारी वीडियो से मिल रहा है, तो हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हमें आप ज़रूर बताएं। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 30वां क्वेश्चन। कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है मलमल, सूती, रेशमी या कृत्रिम। आपको यहाँ पर बताना है कि कपड़ा सिलने की जब हम कला सीखेंगे तो उसके लिए कौन सा कपड़ा उपयुक्त होगा। क्या मलमल होगा, सूती होगा, रेशमी होगा, कृत्रिम होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कपड़ा सिलने की कला सीखने के लिए जो उपयुक्त कपड़ा होगा वह होगा सूती कपड़ा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है पोशाक का टिकाऊपन, पोशाक की कीमत, प्रचलित शैली या उपयुक्त वस्त्र। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है प्रचलित शैली, कि क्या प्रचलन में चल रहा है, यही क्या किशोर ज़्यादातर वस्त्रों का चुनाव करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो कारक यहाँ पर बन जाता है वह है यहाँ पर प्रचलित शैली। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। लोहे को जंग लगने से ऐसे बचाया जा सकता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए गए, ऊष्मा में उसका उपयोग ना करना, पहुँचकर स्वच्छ करना, निरंतर धोना या लोहे की सतह पर ग्रीज की पतली परत लगाना। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि लोहे को जंग लगने से ऐसे बचाया जा सकता है, तो किस तरह से बचाया जा सकता है ये आपको बताना है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, लोहे की सतह पर ग्रीज की पतली परत लगाना, इस प्रकार लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि है वाणिज्य, कला, विज्ञान या गृह विज्ञान। आपको बताना है कि गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की जो वैज्ञानिक विधि है उसे हम गृह विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा चौथा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है क्या कहलाती है, आपको बताना है। व्यवस्थापन, नियंत्रण, संगठन या मूल्यांकन। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि वह प्रक्रिया जो योजना इच्छित परिणाम तक पहुंचाने तक दिशा प्रदान करती है तो वे क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, वह कहलाती है नियंत्रण। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल कला, केवल विज्ञान, असहमत या सहमत। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि मैनेजमेंट विज्ञान और कला दोनों है, ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या केवल कला है, क्या केवल विज्ञान है, क्या इससे आप असहमत है या सहमत है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, प्रबंध विज्ञान और कला है, इससे हम क्या है सहमत है। तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है, नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, संगठन चार्ट या संप्रेषण। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का मुख्य अगोचर उपकरण होगा, क्या नेतृत्व होगा, निर्णय प्रक्रिया होगा, संगठन चार्ट होगा या संप्रेषण होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है, यहाँ पर निर्णय प्रक्रिया। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। निर्णय प्रक्रिया व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। किसी कार्य को करने या समस्या का समाधान करने के लिए सभी संभावित विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने या समस्या के समाधान के लिए सभी संभावित विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाता है। निर्णय प्रक्रिया की कुछ प्रमुख यहाँ पर विशेषताएं भी दी गई है, जिसमें आपकी पहली विशेषता दी गई है, निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि निर्णय किस प्रकार की यहाँ पर प्रक्रिया है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि निर्णय किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये मानसिक प्रक्रिया है। इसे काफ़ी सोच समझकर तर्क शक्ति का उपयोग कर लिया जाता है। निर्णय धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पर आपसे ऑप्शन दे देगा तो आपसे पूछ लेगा कि किस प्रकार के होते हैं, तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। निर्णय में समय तत्व का विशेष महत्व होता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा और इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। ऑप्शन शिक्षण उद्देश्यों पर, ऑप्शन 2 शिक्षा सिद्धांतों पर, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शिक्षण उद्देश्यों पर भी आधारित होता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा। शिक्षा सिद्धांतों पर भी आधारित होता है, तो इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, प्रबंधन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, यांत्रिक प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया या शारीरिक प्रक्रिया। जीआईसी 2017 और टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रबंधन क्या है, क्या यांत्रिक प्रक्रिया होगी, तकनीकी प्रक्रिया होगी, मानसिक प्रक्रिया होगी या शारीरिक प्रक्रिया होगी। तो अगर हम यहाँ पर प्रबंधन की बात करें तो ये है एक मानसिक प्रक्रिया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, गृह विज्ञान की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम दीजिए। यहाँ पर गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम यहाँ पर देना है, आपको बताएं। पहला ऑप्शन में नियोजन, संगठन, प्रतिसूचना या क्रियान्वयन। ऑप्शन 2 नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, प्रतिसूचना। ऑप्शन 3 नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन, प्रतिसूचना। ऑप्शन 4 नियोजन, प्रतिसूचना, संगठन, क्रियान्वयन।
आपको इन गतिविधियों को सही अनुक्रम में लगाना है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले होगा हमारा नियोजन, फिर होगा हमारा संगठन, फिर होगा हमारा क्रियान्वयन और फिर होगा हमारा प्रति सूचना। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस ऑप्शन में ये ऑप्शन यहाँ पर होंगे। तो पहले होगा हमारा नियोजन, यहाँ पर भी नियोजन है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर होगा हमारा संगठन, तो ये तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कट गए। संगठन यहाँ पर 2 ही ऑप्शन में दिए गए हैं। फिर होगा हमारा यहाँ पर क्रियान्वयन, तो क्रियान्वयन हमारा दूसरे ऑप्शन में है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिसूचना दी गई है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और प्रतिसूचना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। निर्णय लेने में 3 चरण खाली स्थान आपको दिया गया है, द्वारा दिए गए हैं। आपको बताना है कि निर्णय लेने के 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं। श्री लक्ष्मी, स्वामीनाथन, ओगेल या जॉन डेवे। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि निर्णय लेने के 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं। क्या श्री लक्ष्मी के द्वारा दिए गए हैं, स्वामीनाथन के द्वारा दिए गए हैं, ओगेल के द्वारा दिए गए हैं, जॉन डेवे के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो निर्णय लेने के 3 चरण जॉन डेवे के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं। निर्णय लेने के 3 चरण जॉन डेवे द्वारा दिए गए हैं। निर्णय का उद्देश्य होता है कि ये किसी न किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लिए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा लिए गए हैं, यहाँ पर 3 उद्देश्य दिए गए हैं जॉन डेवे के द्वारा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। धन कैसा साधन है, मानवीय, अमानवीय, मानवीय तथा अमानवीय दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने कि धन कैसा साधन है, क्या मानवीय साधन होगा, अमानवीय होगा या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो धन कैसा साधन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो धन उत्पादन का अमानवीय एवं निष्क्रिय साधन है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। धन कैसा साधन है, अमानवीय। यहाँ पर धन उत्पादन का अमानवीय एवं निष्क्रिय साधन है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। पारिवारिक साधन के प्रकार है। ऑप्शन पहला परंपरागत एवं गैर परंपरागत। ऑप्शन 2 लोचमय एवं अलोचमय। ऑप्शन 3 मानवीय एवं अमानवीय। ऑप्शन 4 पूर्ण एवं अपूर्ण। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पारिवारिक साधन के प्रकार होते हैं, तो कौन से होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से मानवीय और अमानवीय पारिवारिक साधन के प्रकार होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। ग्रोस एवं क्रेंडल के साधन, यहाँ पर ग्रोस एवं क्रेंडल ने साधन को मानवीय तथा अमानवीय साधनों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मानवीय एवं अमानवीय साधनों के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। तो ग्रोस एवं क्रेंडल के द्वारा किया गया है। इन्होंने समय को मानवीय साधन तथा निकेल एवं डोर्सी ने समय को मानवीय और अमानवीय समूह में वर्गीकृत किया है। इन्होंने समय को मानवीय अमानवीय माना है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या माना है, समय को अमानवीय माना है। किसने, निकेल एवं डोर्सी ने। और अगर यहाँ पर बात करें ग्रोस एवं क्रेंडल की, इन्होंने समय को मानवीय माना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। साधनों का वर्गीकरण, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। तो साधनों को 2 प्रकार से बांटा गया है, मानवीय और अमानवीय। मानवीय साधन में आपके समय, शक्ति, रुचियाँ, कौशल, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ आती है, यानी कि जिन्हें हम छू ना सके, वे किस में जाएंगे, मानवीय साधन में जाएंगे। अमानवीय साधन धन, पुस्तकालय, उद्यान, यानी कि जिन्हें हम छू सकते हैं वे किस में जाएंगे, अमानवीय साधन में जाएंगे। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो आपके यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे, तो आप इन्हें भी नोट करते चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, तो ये भी आप नोट करते चलेगा और ध्यान से आपको पढ़ना है क्वेश्चन को। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत है लय एवं बल, संतुलन, अनुरूपता एवं अनुपात या उपरोक्त सभी। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत है, तो क्या सिद्धांत होगा ये आपको बताना है।
ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ले एवं बल, ये भी आंतरिक मूलभूत संख्या का सिद्धांत है। संतुलन भी होगा, अनुरूपता एवं अनुपात भी होगा, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सजावटी, सजीव, अमूर्त या संरचनात्मक। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, सजावटी। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में यानी कि सजावटी रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है सूक्ष्म डिजाइन, संरचनात्मक डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन या ज्यामितीय डिजाइन। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है, तो क्या कहलाता है कि सूक्ष्म डिजाइन कहलाएगा, संरचनात्मक डिजाइन कहलाएगा, रचनात्मक डिजाइन कहलाएगा या ज्यामितीय डिजाइन कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग का मैप ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है, तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, कमरे के अच्छे संवादन के लिए आवश्यक है पारगामी संवादन व्यवस्था, एक खिड़की तथा एक दरवाजा, एक खिड़की एक रोशनदान व एक दरवाजा या कूलर की व्यवस्था। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है कि कमरे के अच्छे संवादन के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। तो कमरे के अच्छे संवादन के लिए एक खिड़की, एक रोशनदान और एक दरवाजा आवश्यक है, ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना खालिस्तान का आधारभूत दर्शन है। किसका दर्शन है आपको बताना है, शिक्षण, शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या प्रसार शिक्षा का। यूपी टीजीटी 2021 और टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है कि शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना किसका आधारभूत दर्शन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, प्रसार शिक्षा। शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है, ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, कपड़ों में ट्विल बुनाई से खालिस्तान का प्रभाव देता है पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, आड़ी तिरछी रेखा। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 13-14 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि कपड़ों में ट्विल बुनाई से खालिस्तान आपको दिया गया, आपको बताना है कि क्या प्रभाव देता है, तो किससे प्रभाव देता है ये आपको बताना है। क्या पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा या आड़ी यहाँ पर तिरछी रेखा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, कपड़ों में ट्विल बुनाई तिरछी रेखा का प्रभाव देता है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। आइए अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र अन्य बुनाई की अपेक्षा टिकाऊ होती है, तो यहाँ पर जो ट्विल बुनाई से बने हुए यहाँ पर वस्त्र होते हैं वे अन्य बुनाई की अपेक्षा टिकाऊ अधिक होते हैं। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियाँ होती है, यानी कि इस प्रकार तिरछी धारियाँ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखाई देते हैं। ट्विल बुनाई के प्रकार हैं डायमंड, लहरदार, नुकीली ट्विल, गुथी ट्विल। तो यहाँ पर ट्विल बुनाई के प्रकार भी आपसे अगर पूछ ले एग्जामिनर तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखते चलना है। लहरदार, नुकीली ट्विल और गुथी ट्विल और डायमंड, ये इसके प्रकार हैं, ये भी आप नोट करते चलेगा। और इसमें कैसी रेखाएं होती है, तिरछी रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पर होती है, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, टेप्टा निम्न का उदाहरण है, ट्विल बुनाई का वस्त्र, सादी बुनाई का वस्त्र, मार्टिन बुनाई का वस्त्र या माटी बुनाई का वस्त्र। आपको बताना है कि टेप्टा निम्न का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो टेप्टा सादी बुनाई का वस्त्र है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। टेप्टा वस्त्र की बुनाई सादी बुनाई से की जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सादी बुनाई सबसे सरल होती है, इसमें बुनाई के लिए 2 हार्नेस का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सादी बुनाई करते हैं इसमें 2 हार्नेस का प्रयोग करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ये भी आप नोट करते चलेगा। सादी बुनाई से बने वस्त्र मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, इनकी रचना सघन होती है। सादा वस्त्र बुनने में कम समय, शक्ति एवं धन व्यय होता है, यानी कि कम समय लगता है, कम शक्ति होता है और कम ही धन लगता है, किसमें, सादे वस्त्रों में। वस्त्र की कार्य क्षमता अधिक होती है। सादी बुनाई का उपयोग कर निम्नांकित वस्त्र बनाए जाते हैं।
तो सादी बुनाई से कौन कौन से वस्त्र बनाए जा सकते हैं, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो लिनन वस्त्रों से निर्मित कौन कौन से वस्त्र बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपका रुमाल, तौलिया, मेजपोश। ऊन से निर्मित वस्त्र क्रेप, ट्वीड और होपस्पन। वही संश्लेषित रेशे से आर्गेंडी, शटिंग, टेप्टा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, और क्रेप। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आपको यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ये भी आप देखते ही चलेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50, और हमारे क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपके डाउट्स भी क्लियर आपको कराने वाले हैं। तो यहाँ पर वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है कैलेंडरिंग, सनफेराइजिंग, क्रेपिंग या टेंटरिंग। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है तो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, वस्त्रों को चिकना करना कैलेंडरिंग कहलाता है। ये हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन तो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो आपका डाउट्स था वो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। किस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डाउट लगा पिछली क्लास में, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था हेरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई। तो जो आयोग ने यहाँ पर ऑप्शन उठाया था वही मैंने आपको यहाँ पर कराया। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम में पूछा गया है DSSB TGT 2014 में। तो हेरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई है, तो यहाँ पर आपका साटिन बुनाई दिया गया है, जो मैंने आपको कराया था। हेरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आयोग ने जो यहाँ पर ऑप्शन उठा रखा है वो है यहाँ पर साटिन बुनाई उठा रखा है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर ट्विल बुनाई इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो मैंने भी आपको हेरिंग बोन साटिन बुनाई है ये मैंने आपको कराया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं DSSB TGT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि आयोग ऑप्शन कुछ और उठा लेता है लेकिन आंसर कुछ और होता है, तो आपको ध्यान से अब पढ़ते हुए चलना है। अब हम आपको यहाँ पर जो आपका डाउट्स था वो आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं हेरिंग बोन के बारे में। तो हेरिंग बोन यहाँ पर आप ट्विल्स दो समपक्षीय ताना सामना करने वाले और बाना सामना करने वाले में विभाजित किया जा सकता है। समपक्षीय ट्विल्स में कपड़े के दोनों तरफ समान मात्रा में ताना और बाने के धागे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समपक्षीय ट्विल्स में यानी कि जो कपड़े के दोनों तरफ सामना यानी कि समान मात्रा में ताना और बाने के धागे दिखाई देते हैं। ताना सामना करने वाले ट्विल्स में सामने की तरफ ज़्यादा ताना धागे दिखाई देते हैं और बाने सामना करने वाले ट्विल्स में सामने की तरफ ज़्यादा बाने के धागे दिखाई देते हैं। समपक्षीय ट्विल्स में फाउलार्ड या सुरा हेरिंगबोन, हाउंड स्तूत, सर्ज शार्क स्किन और ट्विल फ्लालेन शामिल है। तो इसमें कौन कौन से यानी कि समपक्षीय ट्विल्स में फाउलार्ड, सुरा हेरिंगबोन, हाउंड स्तूत, यहाँ पर सर्ज शार्क स्किन और ट्विल फ्लालेन शामिल है। ताना सामने करने वाले में ट्विल्स में कैवेलरी ट्विल और चीनो, कोवर्ट डेनिम, ड्रिल फैंसी ट्विल और गैबरडाइन और लाइनिंग ट्विल शामिल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कौन कौन शामिल है। आइए देख लेते हैं दोनों तरफ पसलियों वाला एक ट्विल जिसे हेरिंगबोन कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पसलियों के समान ये आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोनों तरफ पसलियों वाला एक ट्विल जिसे हेरिंगबोन कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा ट्विल बुनाई। तो यहाँ पर और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं हेरिंगबोन को। तो हेरिंगबोन, अगर हम हेरिंगबोन की यहाँ पर बात करें तो हेरिंगबोन स्टिच एक सुई वर्क स्टिच है जिसका उपयोग कढ़ाई, बुनाई और क्रोकेट में किया जाता है। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह हेरिंग मछली की रीढ़ से फैली हड्डियों जैसा दिखता है। तो किसके प्रकार ये दिखाई देता है, तो हेरिंग मछली की रीढ़ से फैली हड्डियों जैसा दिखाई देता है। बुनाई में यह एक स्टिच है जो एक कपड़े का पैटर्न बनाता है जो हेरिंगबोन पैटर्न या हेरिंगबोन कपड़े जैसा दिखता है। एक बुना हुआ हेरिंगबोन सिलाई एक मजबूत कपड़ा बनाती है जो दिखने और लचीलेपन में बुने हुए कपड़े के समान होता है। एक भारी वजन वाला कपड़ा हेरिंगबोन सिलाई के विभिन्न रूपों के साथ बनाया जा सकता है, जैसे कि हेरिंगबोन ट्विस्ट सिलाई जिसे एक या दो रंगों में काम किया जा सकता है। दोनों संस्करण अनुभवी बुनकरों के लिए उपयुक्त है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक या दो रंगों में भी इसे बुना जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको यहाँ पर कढ़ाईदार हेरिंगबोन की सिलाई दिखाई दी और यहाँ पर एक बुना हुआ हेरिंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपका यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस क्वेश्चन का आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा जो आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हेरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई, तो यहाँ पर ट्विल बुनाई आप अपना आंसर यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो आई होप आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहनों अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।